पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है उसको उस किस्म की तवज्जो नहीं दी जाती मगर सवाल ये है कि क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को कैम्ब्रिज के लिए तैयार कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए तैयार कर रहे हैं, या क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को एक अच्छे नेशनलिस्ट पाकिस्तानी के लिए तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और ये पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है किस साइड पे जा रहा है। जैसे कि तालीमी निज़ाम में एक तो फ़र्क बहुत ज़्यादा आ गया है। लाहौर का तालीमी निज़ाम फ़र्क है, गाँव का फ़र्क है, और जो दरमियान में शहर उनका फ़र्क है। आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा ख्याल है आपका एक सवाल अच्छा है और इस सवाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे तालीम एक कौम की नौजवान नस्ल की सोच को, उनके मुस्तकबिल को तरतीब देती है। कोई भी कौम जो तरक्की करती है, अगर आप गौर करें तो उसके पीछे उस कौम की तालीमी निज़ाम की बुनियाद होती है। वो जो तालीमी सिस्टम है वो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है जो किसी कौम को आला या कमतर किस्म की इंसानी वसाइल फराहम करता है। अब मसला पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है उसको उस किस्म की तवज्जो नहीं दी जाती जिस किस्म की तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को कारोबार और मुनाफा बख्श बिजनेस बना लिया गया है। और बिजनेस बनाने की वजह से जाहिर है जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ज़्यादा अला क्वालिटी की चीज़ हासिल करता है, और जिसके पास पैसे नहीं होते वो बेचारा उससे महरूम रह जाता है। हालांकि पाकिस्तानी आइन में ये मौजूद है कि तालीम हासिल करना एक हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, मगर अगर एक हम लोग जो बुनियादी हक होता है उसको इंश्योर करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो सारे लवाजमात पूरे करें जिसकी बुनियाद पर एक शख्स अपना हक को हासिल कर सकता है। मैं आपको मज़ीद मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि तमाम पाकिस्तानी बच्चों को बुनियादी तालीम का हक है, मगर एक गांव में स्कूल ही नहीं है तो वो बच्चे उस तालीमी निज़ाम से महरूम रह जाते हैं। हम उसके हक को यकीनी नहीं बना रहे। अगर वहाँ पर स्कूल है मगर उस्ताद नहीं है तो इसका मतलब है फिर भी हम लोग उसके हक से महरूम कर रहे हैं। अगर उस्ताद और वो दोनों हैं और बुनियादी लवाजमात तालीमी नहीं है तो फिर भी हम हक को उस लिहाज से महरूम कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम कह देते हैं कि हर शख्स को पाकिस्तान में बुनियादी तालीम का हक हासिल है तो इसका मतलब है हमें उस हक हासिल करने के लिए उन शहरियों की मदद करना पड़ती है और उनको तमाम मौके फराहम करना पड़ते हैं जिनमें वो अपने इस तालीमी हक को हासिल कर सकें। आपका जो सवाल था वो ये था कि पाकिस्तान में जो शहरी बड़े शहर हैं और छोटे शहर हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म का तालीमी निज़ाम है। अगर आप गौर करें तो उसकी भी सबसे बड़ी वजह यही माली मसाइल हैं कि बड़े शहरों में लोगों के पास कैश होता है, उनकी आमदन जो है कैश की सूरत में होती है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होती हैं, स्कूल बेहतर होते हैं, असातिज़ा ज़्यादा काबिल होते हैं, असातिज़ा ज़्यादा पढ़े लिखे आसानी से अवेलेबल होते हैं। इसीलिए उसकी तालीम छोटे देहातों से मुख्तलिफ होती है क्योंकि वहाँ पर असातिज़ा के पास ना तो इतनी तालीम होती है, अगर तालीम होती है तो उस किस्म के उनके फोनिक्स नहीं होते, उस किस्म की उनकी साउंड्स नहीं होती, उस किस्म की उनकी स्किल और महारत नहीं होती। तो एक लिहाज से अगर हम गौर करें तो इसका अल्टीमेटली नुकसान ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नर्चरिंग है नौजवान नस्ल की वो ही नहीं है। सारी नौजवान नस्ल तकरीबन गुमराह हो चुकी है। जैसे किसी ने कहा था कि अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को अपना रोज़गार कमाने की तरबियत नहीं देते तो इसका मतलब है हमने अपनी कौम को और नौजवान नस्ल को फ़कीर बना दिया। दूसरा मसला ये है कि जब हम तालीम को लोगों के कारोबार से जोड़ देते हैं लेकिन आगे जो कारोबार होता है या रोज़गार होता है उसके मौके नहीं होते, तो एक लिहाज से बगैर किसी मनसूबा बंदी के पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को तालीम की तरफ धकेला जा रहा है और इसमें किसी हद तक एक ख्याली किस्म का प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली का जिक्र है जिसका हम जिक्र नहीं करते, मगर किसी न किसी लिहाज से उसको जोड़ दिया जाता है नौजवान नस्ल की
खुशहाली के साथ। मिसाल के तौर पे बच्चा डॉक्टर बनेगा, बहुत दौलत कमाएगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बहुत दौलत कमाएगा, बच्चा जब यूनिवर्सिटी से हासिल होगा तो उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो एक लिहाज से तालीम का जो असल मकसद है, जो सोच डेवलप करता है, जो मुल्क से मोहब्बत करने की सोच है, अपने आप पर फ़ख्र करने की सोच है, इंसान जो इस कायनात का आला मरकज़ है उसकी बात है, वो निकाल दी गई है और इंसान को इंसान से घटा के एक ऐसी शय बना रही है ये तालीम, जिसकी जो तोलने की या जिसकी जो पैमाइश है वो उस मार्केट में पैसे से होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, बड़े स्कूल हैं, ब्रांड बन गए, जैसे कपड़े का ब्रांड होता है, इसी तरीके से स्कूल के ब्रांड बन गए। अच्छा, वो ब्रांड वही है जिसकी मार्केटिंग ज़्यादा है। तो एक लिहाज से तालीम का जो तयन है उसकी क्वालिटी से नहीं हो रहा, मगर उसकी ब्रांडिंग से हो रहा है। तो ये हर लिहाज से पाकिस्तान में जो तालीम है उसको हमने कारोबार से जोड़ दिया है और ये एक तबाहकुन तस्वर है। और इस वजह से पाकिस्तान में जब लोग तालीम हासिल करने के बाद अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो वो हर चीज़ को इसी मुनाफे से जोड़ रहे होते हैं कि आया ये नौकरी मेरे लिए मुनाफा बख्श है कि नहीं, ये काम मेरे लिए मुनाफा बख्श है कि नहीं। तो जो भी वो काम करता है या जो भी उसकी सोच है वो कारोबारी सोच हो चुकी है और ये सरमायादाराना निज़ाम की सबसे बदतरीन शक्ल है जो इस वक्त तालीमी निज़ाम में सरायत कर चुकी है। अच्छा सर, जिस तरह आपने भी सारा एक्सप्लेन किया मामला, ठीक है, वो सारे मामला तो ठीक है, लेकिन जिस तरह आज सुबह न्यूज़ में आ रहा था कि कैम्ब्रिज वाले जो है 1 लाख अगर बच्चा एग्ज़ाम देता है, जबकि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कैम्ब्रिज के, और वो जो एक बच्चे की फ़ीस बनती है वो मेरे ख्याल से कहीं 1.5 से 2 लाख रुपये बनती है, अगर हम उसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर कैलकुलेट करें तो। इस तरह हमारे मुआशरे में एक तरह से गैप बहुत ज़्यादा बन गया, एक तो बिल्कुल अमीर लोग हैं और एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना डाउन हो गए हुए हैं, जो अभी भी उस साइड पे हैं, गांव वाली साइड पे हैं, या जो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न्स पे चल रहे हैं, जिनके निज़ाम में अभी भी सिर्फ और सिर्फ वो लेंस बढ़ाया जा रहा है कि जी लेंस जो है वो उसने बनाया था, उस बंदे ने ये किया था वो किया था, जबकि वो सारा देखा जाए तो बहुत पुराना निज़ाम हो गया हुआ। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखें, जो पाकिस्तान है अभी तक ये सही मानों में आज़ाद नहीं हुआ। जो आपका सवाल है, आपका शायद सवाल ये है कि कैम्ब्रिज का जो निज़ाम है पाकिस्तान में अभी तक राइज है, जिसको हम ओ लेवल या ए लेवल कहते हैं। अब जो बच्चे इस निज़ाम के तहत इम्तिहान देते हैं उनको अपनी फ़ीस डॉलरों में अदा करना पड़ती है और ये डॉलर्स में सीधी फ़ीस जो है ना वो इंग्लैंड जाती है। अब अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले वाला ये निज़ाम है कि जो इस्तेमार था, जो इम्पीरियलिस्ट था, उसने एक ऐसा निज़ाम डेवलप किया था कि यहाँ के जो वसाइल हैं वो कैसे शिफ्ट करके इंग्लैंड में जाएंगे। तो वो निज़ाम आज तक मौजूद है। अब वो निज़ाम जो है ना वो तालीमी निज़ाम में भी मौजूद है और हमारी एलीट, अब तो एलीट नहीं है, अब तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ने भी अपने बच्चों को कैम्ब्रिज से इम्तिहानात देने का निज़ाम शुरू किया हुआ। यानी उनकी भी कोशिश होती है कि पेट काट के ओ लेवल और ए लेवल अपने बच्चों को कराएं। अब सवाल ये है कि क्या ओ लेवल और ए लेवल के बच्चे इस खुशहाली की ज़मानत हैं जो तालीम में दी जाती है? मतलब क्या इस करने के बाद वो आला क्वालिटी की नौकरियां हासिल करते हैं या इसी मार्केट में खप जाते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि उस तालीमी निज़ाम में और जो मिडल और मैट्रिक का निज़ाम है या एफ ए वाला निज़ाम है, इनमें बहुत फ़र्क है। और दोनों के स्टूडेंट्स के अगर आप इम्तिहान ले लें, उनकी असेसमेंट कर लें, तो आपको वाज़े दोनों में फ़र्क नज़र आता है, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर सवाल ये है कि क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को कैम्ब्रिज के लिए तैयार कर रहे हैं, इंग्लैंड के लिए तैयार कर रहे हैं, या क्या हम अपनी नौजवान नस्ल को एक अच्छे नेशनलिस्ट पाकिस्तानी के लिए तैयार कर रहे हैं? तो अगर हम अपनी क्रीम को इंग्लैंड इंस्पायर्ड कर देंगे और ऐसी नस्ल तैयार कर देंगे जो इंग्लैंड से इंस्पायर्ड होगी, तो फिर हम अपने ये जो लीडर्स हैं जो जाके इंग्लैंड बैठ गए हैं और लंदन प्लान और बरतानिया प्लान, ये चलता रहेगा। क्योंकि जब तक हम अपनी नौजवान नस्ल में
جنہوں نے گرو کرنا ہے، اپنے ملک کو چلانا ہے، ان کی انسپریشن مقامی روٹڈ نہیں ہوگی تعمیل نظام میں، تب تک ہم اپنے پاکستان کو ترقی نہیں دے سکتے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک عرب کا جو ایک قبیلہ تھا، اس کا جو سربراہ تھا، اس نے اپنے بچے کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیوشن ٹیوٹر ہائر کیا، تو جب وہ گزر رہا تھا تو اس کا ٹیوٹر جو ہے وہ اپنے جو شاگرد ہے، اس سردار کا بیٹا، اس کو ایک ایسی نظم سنا رہا تھا جو مخالف قبیلے کے بارے میں کوئی قصہ تھا اور اس کو انسپائر کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ کہہ کر اس کو فارغ کر دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو آپ میرا جو مخالف قبیلہ ہے اس سے انسپریشن دے رہے ہو کہ میرا بیٹا جو ہے نا اس سے انسپائر ہو، مجھے وہ تعلیم چاہیے جو میرے قبیلے کے لیے انسپریشن ہو۔ تو یہ ایک پرانی تعلیمی نظام کا ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا جو آج میں بھی ہے۔ دیکھیں نا، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم پاکستان ترقی کرے، ہمارے گیمز اعلیٰ ہو، ہمارا ملک اعلیٰ ہو، ہماری نوجوان نسل جو ہے نا اس کو آگے لے کے چلے، مگر عملی طور پہ جو پروڈکٹ تیار ہو رہی ہے اس کام کے لیے وہ ایک ایسی ہے جو اس کام کے لیے نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے ہماری خواہشات اور ہمارے عمل میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہم اس پہ توجہ بھی نہیں دے رہے۔ ایک 22 23 24 25 30 کروڑ کا ملک اور اس کی جو 60% نوجوان نسل ہے، اس کو ہم تیار نہیں کر رہے کہ انہوں نے اپنا ملک، حتیٰ کہ اپنا خاندان کیسے چلانا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے تیار کر رہی۔ اس لیے یہ جو تعلیمی نظام ہے یہ بیسیکلی چونچوں کا مربع ہے۔ یہ چونچوں کا مربع جو ہے نا یہ کسی کام نہیں آ سکتا، اور یہ ملک کو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں اب کرنا کیا چاہیے، سلوشن کیا ہے اس کا؟ میرا خیال ہے بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ بہت آسان سلوشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تعلیم دان ان کو بیٹھنا چاہیے جو پالیسی بناتے ہیں، اور وہ پالیسی بنانے کے لیے پاکستان میں بدقسمتی سے کوئی امریکہ سے، برطانیہ سے ایک ایڈوائزر آتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، اور گھسے پٹے جو ماشاءاللہ پاکستانی ہیں وہ اسی پرکس میں ٹی اے ڈی اے کے چکر میں پوری پالیسی بنا دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ایسی پالیسی نہیں چاہیے۔ ایک لانگ ٹرم 50 سال 30 سال 40 سال کے لیے ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو آنے والے حالات کے مطابق ہو، اور پورا نظام اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ اب دیکھو نا، آپ دیکھو اگلے 10 سال بعد یا 5 سال بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس دنیا میں غالب آ جائے گی۔ ہمارے تو یونیورسٹیاں تیار ہی نہیں کر رہی بچوں کو۔ اب یہ کیا کریں گے جب ساری دنیا میں روبوٹکس اور اے آئی جو ہے وہ دنیا کو کنٹرول کر رہی ہوگی، تو پاکستان میں نوجوان نسل کیا کرے گی؟ جب ڈرائیور ہی نہیں ہوں گے، ڈرائیوروں کے بغیر گاڑیاں چل رہی ہوں گی، ڈرائیوروں کے بغیر جہاز چل رہے ہوں گے، ڈرائیوروں کے بعد ٹرینیں چل رہی ہوں گی، ہوٹلوں میں جو ہے نا وہ روبوٹکس کام کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ جیپنیز جو ہے وہ پیچھے کہہ رہے تھے 56,000 کا جو ان کا مارکیٹنگ کے سیلز مین ہے وہ نہیں ہے، اس کھپت کو پورا کرنے کے لیے دے آر پرووائڈنگ روبوٹکس، روبوٹ بنا رہے ہیں اس کھپت کو، انسانی کھپت کو ختم کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ تعلیم کیا کر رہی ہے؟ یہ ابھی تک رٹا سسٹم ہے، ابھی تک بچوں کو لکھانے پر زور ہے، ابھی تک بچوں کی لائنیں سیدھی کی جا رہی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ہمارا تعلیمی نظام مستقبل میں نہیں ہے، ہمارا پاسٹ میں روٹڈ ہے۔ تو ایک فوری کوئک ایسا نظام ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جو ایمرجنسی بنیادوں پر ہماری نوجوان نسل کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرے، جب 15 یا 20 سال میں ہمارے بچے جو ہیں نا وہ اس دنیا کا مقابلہ کر سکیں جس کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے وہ دنیا کیسی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔